हेलो डियर फ्रेंड्स। चलिए भाई, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले, इस बैच को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन मेरे साथ जुड़ा है। और मैं एक बार पहले ये भी देख लेता हूँ कि मेरा ऑडियो वीडियो सभी तक पहुंच पा रहा है। एक बार सभी मेरे को सुन पा रहे हैं तो एक बार यस हेलो बोल दीजिएगा भाई आप लोग। थोड़ा वेट कर लेते हैं भाई, स्टार्ट करेंगे अभी सेशन। और ऑलमोस्ट मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, एनएससीजीएस का सिलेबस आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या मेरी ऑडियो वीडियो सही आ रही है? एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, हेलो 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 भाई। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग टाइटल में मेरा नाम पढ़ चुके हो, मैं आशीष, ऑलरेडी प्लस एजुकेटर। आप लोग में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो मेरे साथ पहले से पढ़ चुके हैं? ऑनलाइन में कितने सारे बच्चे जो है मेरे साथ स्टडी कर चुके हैं? कौन सा ऐसे कितने बच्चे हैं जो मेरे साथ फिजिक्स फाउंडेशन लेवल की ऑलरेडी पहले कंप्लीट कर चुके हैं? ठीक है, हेलो बोलिएगा। आई थिंक तो देखो, मैं आप लोगों के कमेंट की भी रिप्लाई करूंगा। ठीक है, विच चैप्टर यू कवर्ड इन दिस लेक्चर। भाई देखो, मैं सब कुछ अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ किस किस तरीके से हम क्लास रखेंगे, मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा और आप लोगों के लिए फिजिक्स आपको कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए। एक बार सारे बच्चों को जाने देते हैं। आप लोग सारे बच्चे एक बार शेयर कर दो जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी हम आज की क्लास में जुड़ पाए। आई एम स्टूडेंट, ओके 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 ओके, तारीफ भाई। ठीक है, अच्छा रहेगा आप लोग यार अपने नाम बताया करें, अच्छा रहेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं कि एनएससी व्हाट इज एनएससी, जस्ट आई जस्ट में कि आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, पूरा मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब किया था कि किस तरीके से मास और एक डायरेक्ट इंटर सब कुछ क्या कैसे बनता है ना, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, आई थिंक सो अभी सभी को मेरा वॉइस जो है बिल्कुल क्लियर आ रहा होगा। ठीक है, वॉइस कमिंग वेरी स्लो, अभी आ रहा है भाई? वॉइस फिक्स अभी सही आ रहा है? ठीक है ठीक है ठीक है, इट्स इट्स ओके ओके ओके। चलो भाई, एक बार सारे बच्चे, मेरे ऑडियो वीडियो सभी को सही आ रही है तो यस, ओके वेरी गुड। देखो, एनएससीजीएस बैच स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फिजिक्स में हम लोग किस तरीके से और कहाँ से सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, पूरी डिटेल आप लोगों को मिल चुकी है, एक वीडियो में हम लोग बता चुके हैं। मैं फिजिक्स का सिलेबस किस तरीके से आपको एनएससीजीएस में कौन कौन सा चैप्टर आपको वेटेज देगा, किसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं और किस चैप्टर से आप लोगों को शुरुआत करनी है। हालांकि आप लोग टाइटल पढ़ चुके हो, बेसिक मैथमेटिक्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेसिक मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन से हम आज शुरुआत करेंगे। ठीक है, लेकिन आप कहोगे सर बेसिक मैथमेटिक्स के सीधे क्वेश्चंस आते हैं क्या? तो भाई सीधा क्वेश्चन नहीं आते हैं। और जितने भी बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं भाई, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और आपको नोट्स साथ के साथ प्रिपेयर करने हैं। साथ के साथ मैं आप लोगों को क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कराऊंगा। जितना मैं लिखाऊंगा उतना आप लिखिए, क्योंकि ये एक बेस्ट एनालिसिस पर मैंने आप लोगों के लिए सिलेबस डिजाइन किया है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लेक्चर प्लान करने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हो, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आपके चैट का मैं जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, तो एनएससीजीएस का सिलेबस हम लोग फिजिक्स में कंसीडर करें तो वो कुछ बेसिक मैथमेटिक्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स में मैं आपको स्ट्रेट लाइन, टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं। बाइनोमियल थ्योरम का यूज होता है तो वहां भी हम लोग करेंगे। कुछ आइडेंटिटीज होती हैं वो आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में जब तक आप लोगों का मैथ वाला पोर्शन स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप लोग फिजिक्स में कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स, वो सारी बेसिक मैथमेटिक्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जो आपके लिए फिजिक्स के लिए जरूरी है। विदाउट बेसिक मैथमेटिक्स आप लोग फिजिक्स को इंप्रूव नहीं कर पाओगे। तो बेसिक मैथमेटिक्स में क्या है, किस तरीके से लेक्चर रहेंगे, वो मैं आप लोगों को आज अभी स्टार्ट करेंगे तो मैं स्टार्टिंग में आपको बता दूंगा कि बेसिक मैथमेटिक्स आज हम स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमारा सेशन जो होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे होगा। नेक्स्ट सेशन जो है वो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पर होगा। तो 4 से 5 सेशंस आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स में मिलेंगे। वहीं यूनिट एंड डायमेंशंस आप लोगों के लिए सारी, देखो भाई यूनिट डायमेंशन क्या क्या है, क्योंकि डायमेंशन से यूनिट से क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को नहीं मिलता है, लेकिन ये वो चैप्टर है जिसके बिना फिजिक्स को समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, वहीं हम लोग बात करें वेक्टर। अब देखो, वेक्टर के क्वेश्चंस वेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं।
ठीक है, इसलिए ये तीनों चैप्टर आप लोगों को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहाँ फिजिक्स आप लोगों की ये 3 चैप्टर चलाएंगे। वहीं हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोगों के काइनेमेटिक्स से। हालांकि आप लोग देखते हो 9th में आपका फर्स्ट चैप्टर है मोशन, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें, लेकिन आपको यहाँ पर काइनेमेटिक्स में पढ़ना है रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन और रिलेटिव मोशन। ऑलमोस्ट यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को मिलते हैं, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, आपको क्वेश्चंस मिलेगा ही मिलेगा। वहीं हम बात करें फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। फ्रिक्शन का ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये क्वेश्चन, ये चैप्टर से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। वहीं सर्कुलर मोशन का एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। ग्रेविटेशन से भाई 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को आराम से देखने के लिए मिलते हैं। तो ग्रेविटेशन, यहाँ पर बच्चे क्वेश्चंस ग्रेविटेशन वाले में फंसते हैं, तो ग्रेविटेशन पोर्शन पे हमारा आप लोगों के लिए फोकस रहेगा और आपको इसको स्ट्रॉन्ग भी करना है। वहीं अगर हम बात करें फ्लूइड की, तो फ्लूइड कंफ्यूजिंग करता है आप लोगों के लिए, यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे तो एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ठीक। वहीं 10th पोर्शन से आप लोगों को मैं पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड ईएमआई। वहीं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जो आप लोग 10th में पढ़ते हो वाला पोर्शन। वहीं एनसीईआरटी में आप देखोगे तो आपका हीट वाला चैप्टर नहीं है। वहीं साउंड जो है वो 9th का चैप्टर है, 10th का नहीं है। तो इन साउंड सबसे लास्ट में हम लोग लिखेंगे। साउंड से भी एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको देखने के लिए मिलता है। हीट से भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन आप लोग 9th में देखते हो, 10th में देखते हो, ये चैप्टर है ही नहीं, लेकिन आपको पढ़ना है फॉर एनएससीजीएस, ठीक है। अब आप लोगों को कौन सी बुक पढ़नी है, क्या कैसे अपनी तैयारी रखनी है, और उससे पहले भी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि आप लोग अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा। अब देखो, जो बच्चे फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए कोई बात ही नहीं है भाई, आप लोग कर सकते हो, जितना नॉलेज आप लोग ले सकते हो वो लीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आप एनएससीजीएस के लिए ओरिएंटेड अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, एनएससीजीएस आप लोगों को एग्जाम क्रैक करना है, तो पहले आप लोग अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए। उसके बाद आप लोग सेशंस में आइए। सेशंस में आप लोगों को बहुत सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है कि सर ये कोर्स हमारे लिए है या नहीं है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही होता है, सर हमारे लिए क्वेश्चन है या नहीं है, सर ये हमारे लिए बैच है या नहीं है। तो मैं आपको एक सिंपल वर्ड में जवाब दे देता हूं, भाई ये बैच एनएससीजीएस यानी कि आईजीएसओ फर्स्ट स्टेज को टारगेट करेगा, और आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो तब आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। आप यदि फ्यूचर में जेई देना चाहते हो तो आपको उस लेवल का फाउंडेशन आपको तैयार करना है, आप लोगों के लिए बैच है। फिर बच्चे कहेंगे सर ये हमारे लेवल पर हमारे लेवल से ऊपर जा रहा है, या फिर हमारे लेवल तक है, या फिर हमारे लेवल से कम है, तो भाई समझ लीजिए ये एनएससीजीएस को टारगेट करते हुए कोर्स है, और उसी लेवल को हम हिट करेंगे, उसी लेवल के क्वेश्चंस और उसी लेवल से आप लोगों को यहाँ पर कंटेंट मिलेगा, वही स्पीड होगी। क्योंकि हम लोग आप लोगों का एनएससीजीएस का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट अक्टूबर के मिड तक खत्म करेंगे। हमारी प्लानिंग है कि 15th ऑफ अक्टूबर तक आप लोगों को पूरा एनएससीजीएस का सिलेबस खत्म कराएं, ठीक है। देन अभी आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स के साथ, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स में किस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब क्या पढ़ेंगे वो चीज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सारे बच्चे कॉपी पेन लेके बैठ जाओ भाई, ये कोई आप लोगों के लिए स्पीच नहीं चल रही है जिसको आप लोग सुनते रहो, ठीक है। जो चीज मैं लिखाऊंगा उसके लिए वेल मेंटेन्ड आप लोग नोट्स तैयार करो। चलिए देखिए, सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स में हम बात करें तो कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। अब कार्टेशियन प्लेन हालांकि आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, दिस इज द एक्स एक्सिस। अभी कुछ बच्चे क्वेश्चन, किसी का बुक प्रेफरेंस भाई बताऊंगा, पक्का बताऊंगा तुम लोगों को, बुक प्रेफरेंस भी बताऊंगा, कौन सी बुक से क्वेश्चंस करने हैं, कैसे आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, वो सारी जवाब हम लोग आपको दे देंगे, ठीक है ना। उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्वेश्चंस भी सेशंस में रहेंगे, लेक्चर प्लान भी रहेगा, क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए रहेंगे, ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो क्लास में पढ़ाया जाए उसका नोट्स आप लोग को तैयार करना है साथ के साथ। वहीं हम लोग कार्टेशियन प्लेन में सबसे पहले बात करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन, जिसमें हम लोग एक्स और वाई एक्सिस की बात करते हैं। यहाँ हम लोग इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, ऑलमोस्ट सारे बच्चे जानते हैं कि इस पॉइंट को हमने क्या बोला, ओरिजिन बोला। जब हम लोग ओरिजिन से राइट साइड में मूव करते हैं तो उस डिस्टेंस को आप लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हो। वहीं ओरिजिन से आप लोग अपवर्ड मूव करते हो तब भी आप लोग क्या लेते हो, पॉजिटिव लेते हो।
वहीं ओरिजिन से आप लोग लेफ्ट मूव करोगे तो इसको नेगेटिव, वहीं ओरिजिन से अगर आप डाउनवर्ड मूव करते हो तो इसको भी आप लोग क्या करते हो, नेगेटिव कंसीडर करते हो। अब ये कार्टेशियन प्लेन क्यों पढ़ना जरूरी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं भाई, कि इस वाले x एंड इसको हम लोग y बोले, और इसको हमने क्या बोला, x डैश बोला, और इसको हम लोग y डैश। ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, या सॉरी थर्ड, एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए, हम किसी भी क्वाड्रेंट में हम लोग जब कोऑर्डिनेट्स को प्लेस करते हैं, मानकर चला मैंने कि कोई एक पॉइंट है हमारे पास में ए, या फिर इस लोकेशन पर हम लोगों ने बात करी दिस इज ए समथिंग, कोई पॉइंट है, इसके हमने कोऑर्डिनेट यहां पर लिखने हैं। तो आप कोऑर्डिनेट किस तरीके से लिखते हो भाई? भाई डेली वीक में 6 डेज का आप लोगों की क्लासेस रहेंगी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का अरेंजमेंट होगा, ठीक है। अब देखो इसके कोऑर्डिनेट आप लोग कैसे लिखते हो, यहां आप लोगों को कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका कि आप इसमें ए पॉइंट पर कितना एक्स पर मूव किए, एंड अब इसके लिए आप क्या देखते हो, दूसरा पॉइंट कि ए पर हम लोग ओरिजिन से कितना ऊपर मूव किए, दिस इज द वाई। अब इसको आप लोग डिनोट करना चाहते हो तो कैसे डिनोट करोगे, एक्स कॉमा वाई, कुछ इस तरीके से। अब इसमें आप लोगों को मैंने बताया कि जब भी हम लोग ओरिजिन से राइट जाएंगे तो इसको पॉजिटिव एक्स लेंगे, एंड ओरिजिन से अपवर्ड जाएंगे तब भी हम पॉजिटिव लेंगे। तो यहां पर आपको जो साइन मिले वो क्या मिलता, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव मिलता एक्स एंड वाई के लिए। वहीं हम लोग रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है। तो यहां बात करें तो भाई देखो एक बात बताओ, जब ओरिजिन से हम लोग लेफ्ट आएंगे तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, वहीं हम ओरिजिन से ऊपर जाएंगे तो दिस इज द पॉजिटिव। ठीक, नीचे हम लोग आते हैं तो नीचे हम लोग देखेंगे कि जब हम x में भी नीचे जा रहे हैं तब भी नेगेटिव आ रहा है, और x में सॉरी y में जब हम नीचे जा रहे हैं तब नेगेटिव आ रहा है, वहीं ओरिजिन में हम लोग लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव। यानी कि ये साइन हम लोगों को पता होने चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन देते हैं। वहीं फोर्थ क्वाड्रेंट की हम लोग बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप लोग देखिए कि एक्स में आप लोग राइट में मूव करते हो तो दिस इज द पॉजिटिव, वहीं ओरिजिन में आप लोग लेफ्ट आते हो तो दिस इज द माइनस। देन आपको ये साइन पता होना चाहिए कि किस कोऑर्डिनेट कैसे कोऑर्डिनेट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, किसके सामने किस तरीके का साइन सिंबल हम लोग लेंगे। अब ये कोऑर्डिनेट सॉरी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन जो हम लोग पढ़े हैं, इसका यूज क्या है, इसको हम लोग किस तरीके से देखने वाले हैं, ठीक है। आई होप आप लोग साथ के साथ नोट कर रहे हो। मूव करता हूं मैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए भाई, जो हमने अभी कार्टेशियन प्लेन लिया, इसमें हम क्या करते हैं, हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया समथिंग कुछ इस तरीके से, दिस इज द एक्स, दिस इज द वाई, एंड यहां भी आप लोग रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो, बट दिस इज द ओरिजिन हमने यहां से लिया। हमने कोई एक पॉइंट लिया इस पॉइंट पर, और दूसरा पॉइंट हमने कहां कंसीडर किया, इस पॉइंट पर। हमने 2 पॉइंट्स कंसीडर किए, एक तो x एंड ये पॉइंट हमने लिया कि एक तो a पॉइंट ले लिया, दूसरा पॉइंट हमने क्या लिया, दिस इज द b पॉइंट। 2 पॉइंट्स हम लोगों ने कंसीडर कर लिए, ठीक है भाई। किसी को कोई पॉइंट थोड़ा समझ में नहीं आए तो आप लोगों को पेशेंस रखना है, धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। हाँ, यूजफुल होगा भाई एनटीएससी के लिए, आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब देखो समझिएगा बेटा, 1 सेकेंड। Something is doing wrong. Please wait.
अब देखिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, 1 सेकेंड, अब देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया, एक कार्टेशियन प्लेन बनाया कुछ इस तरीके से, x एंड दिस इज द y। अब यहां हमने कोई एक पॉइंट लिया a एंड दूसरा पॉइंट कुछ इस तरीके से हमने यहां लिया b। इसके जो हम लोग कोऑर्डिनेट मेंशन किए कि कोई a पॉइंट है, इसके हमने देखा कि x1, y1, वहीं हम लोग b के लिए तो दिस इज द x2, y2। अब कोऑर्डिनेट लेने का तरीका मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेट हम लोग किस तरीके से लिखते हैं और कैसे हमें लेकर चलना है, ठीक है। अब इस तरीके से देखो, 1 सेकेंड प्लीज, इस क्लास 9th और 10th आर नेसेसरी। भाई देखो अगर एनएससी जेएस आप लोगों को क्रैक करना है तो आप लोगों को हाई लेवल पर जो पहले नंबर तो आप लोगों को एलिजिबिलिटी चेक करनी है, वीडियो जाकर देख लो जिसमें आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि किसके लिए ये कोर्स है, किस लिए कितने बच्चे जो है इसको देखने की कोशिश करेंगे तो उनको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। और एस सी वर्मा वॉल्यूम की देखो भाई, एस सी वर्मा के जो क्वेश्चंस हम आप लोगों को बता देंगे कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। टाइमिंग बेटा हमारी यही रहेंगी, आप लोगों को आई होप मैंने जवाब दिया। अब देखो कोऑर्डिनेट हम लोगों ने कुछ इस तरीके से लिए, एक पॉइंट ले लिया हमने ए, दूसरा पॉइंट लिया हमने बी। अब कोऑर्डिनेट ए लिया और दूसरा कोऑर्डिनेट बी लिया। अब हमने क्या कहा कि इस ए और बी के बीच की डिस्टेंस बताइए। क्या बताओ, ए और बी की डिस्टेंस बताइए। तो डिस्टेंस बताने के लिए आपके पास में क्या है, किस तरीके से बताओगे, तो देन इसमें आप लोगों को जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास कार्टेशियन प्लेन जो है वो आप लोगों को हेल्प करेगा। अब वो किस तरीके से हेल्प करेगा वो मैं आपको बता देता हूं। देखो हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स पर। तो अभी आप लोगों को इससे पता चला कि ये जो ए पॉइंट है ओरिजिन से एक्स पर कितना मूव किया है। वहीं दूसरा पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट को हम लोग कुछ इस तरीके से यहां पर भी डैश बना लेते हैं, यानी कि हमने एक देखा कि ये भी एक दूसरे ये परपेंडिकुलर है। अब हमें ये पता चला कि ये जो x पर कितना मूव किया है और y पर कितना मूव किया है। ये जो डिस्टेंस है आप लोगों को दिख रही है y पर और ये आप लोगों को x1 दिख रही है, ठीक है ना। तो इसको हमने बोला x1 और दिस इज द y1, लेकिन ये परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब दूसरा पॉइंट हम लोग क्या देखते हैं कि b पॉइंट जो हमने कंसीडर किया है, जो b पॉइंट हमने कंसीडर किया, अब इसके लिए भी वही सेम मेथड अपनाएंगे। हम लोगों ने b के लिए लिया तो एक परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉ किया। आई होप आप लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि बी से हमने ड्रॉ किया तो हमने क्या देखा कि जो बी पॉइंट है वो वाई एक्सिस पर कितना मूव किया है। वहीं हम लोग क्या करते हैं, हमने क्या किया इस जगह पर देखा, तो ये क्या आप लोगों को बताएगा कि एक्स पर कितना मूव कर रहा है और वाई पर कितना मूव किया। यानी कि आप लोगों को ये प्लेन जो है वो किस तरीके से, देखो अब समझना ध्यान से, एक बार ध्यान यहां पर देखिएगा कि जो ए कोऑर्डिनेट को हम लोग लिखा है, ए कोऑर्डिनेट को हमने रिप्रेजेंट किया है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये क्या है, x1 है, और जो y1 क्या है, ओरिजिन से ऊपर तक की y1 है। वहीं अगर हम बात करें कि b पॉइंट के लिए, तो b पॉइंट के लिए x पर ये कितना है, ओरिजिन से b पॉइंट x2 आगे है, और वही y पर कितना है, y2 आगे है। अब आपसे पूछी जा रही है ए बी की डिस्टेंस बताओ। क्या बताइए, ए बी की डिस्टेंस बतानी। तो ए बी की डिस्टेंस बताने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे यहां पर, वो आपको देखना है। अब देखो ए बी की डिस्टेंस बतानी है आप लोगों को, ए बी, देन आपके पास एक विजुअलाइज हो रहा होगा आपको एक यहां पर राइट ट्राइंगल। अब जो राइट ट्राइंगल आप लोगों के पास है तो एक थ्योरम आप लोग जानते हो, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या मैं इसमें से इस ट्राइंगल को अलग कर सकता हूं, क्या इस ट्राइंगल को मैं अलग कर सकता हूं। यदि आप लोग नहीं भी करना चाहते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहीं उसको कंसीडर कर सकते हो, लेकिन मैं क्या करता हूं, इस ट्राइंगल को अलग कर लेता हूं जिससे मेरे को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मानकर चला मेरे पास में ये जो पॉइंट आया है, इस पॉइंट को मैंने ये जो पॉइंट मेरे पास में क्या है, बी है, ये मेरे पास में क्या है, ए है, ये क्या है मेरे पास, सी। अब राइट ट्राइंगल है, अब मेरे को बताना क्या है, ए बी की डिस्टेंस बतानी है। क्या बतानी है मेरे को, ए बी की डिस्टेंस बतानी है। इसके मैंने कोऑर्डिनेट देखे तो x1
कॉमा y1 और इसके कोऑर्डिनेट मैंने देखे तो दिस इज द x2 कॉमा y2। क्या x2 कॉमा y2 कुछ इस तरीके से मैंने कंसीडर किया। अब एक बात बताइए, जब मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो ये कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हो, मैंने अभी अभी बताया। अब देखो ये इंटरसेक्शन है तो आपने देखा कि यहां से और यहां तक हम कितना मूव किए बेटा, यहां से यहां तक आप मूव किए हो x1, कितना x1 मूव किए हो, और यहां पर आप कितना मूव किए हो, यहां तक कहां कितना मूव किए हो बेटा, या ये वाली डिस्टेंस क्या है आप लोगों को y1, क्या है ये, क्या है आप लोगों को, सॉरी y2 ये। अब देखो ये वाली डिस्टेंस जो है वो क्या है, y1 है, और यहां पर ये क्या है आप लोगों के लिए y2। क्यों, क्योंकि यहां से और यहां तक के कोऑर्डिनेट बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो आप इसको क्या लिख सकते हो y2 x1 कॉमा, अब सी पॉइंट, अब देखो इसको अगर मैं सी पॉइंट बोलता हूं तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 कॉमा y2। इज इट क्लियर, सभी को पॉइंट समझ में आया। अब आपसे पूछी जाए ये वाली डिस्टेंस, तब आप बता सकते हो सर, आपसे ये डिस्टेंस पूछी जाए तब भी आप बता सकते हो। उसके बाद इस डिस्टेंस की निकालने की बात की जाए तो आप लोग ये भी निकाल सकते हो। ए बी का स्क्वायर आप कैसे निकालते हो, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब कौन सी थ्योरम लगाइए, पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई किया यहां पर। पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते हो कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, इस पॉइंट से हमें क्या मिला, जो ए बी स्क्वायर है वो हमारे कुछ इस तरीके से इक्वली होगा, है ना। पाइथागोरस तो आई होप, मुझे नहीं लगता कि किसी को दिक्कत होनी चाहिए। वहीं अगर हम किस में बात कर रहे हैं, देखो अब इसकी बात करें, ये वाली डिस्टेंस अब आपको नहीं पता तो आपने क्या करना है, पहले बीसी को निकालना है। अब बीसी कैसे निकालोगे बेटा, y2 में से बीसी, सॉरी आपको बीसी निकालनी है और ये निकालनी है ए बी, सॉरी ए सी। एक निकालनी है आप लोगों को ए बी, सॉरी आपको निकालना है पहले ए सी और एक निकालना है बीसी। ये उसके बाद में आप लोगों की निकल कर आएगी, क्योंकि यहां पर ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अभी आप लोग राइट ट्राइंगल पढ़े हो ए बी सी, जिसमें आप लोग इसको ए बना देते हो, बी बना देते हो, इसको सी बना देते हो भाई, लेकिन ध्यान रखो कि हमने किस पॉइंट को क्या लिखा है, ये चीज ध्यान रहनी चाहिए आपको, तभी तो निकाल पाओगे। अदरवाइज आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, रटने वाली चीजें हो जाएंगी। ठीक है, ओके बेटा माही, आप क्लास 9th में मेरे साथ पढ़े हो ना, क्लास 9th में तो मेरे साथ पढ़े हो ना। अब देखो, अब मैं क्या कहता हूं कि ए सी को निकालो, ए सी, तो y1 में से y2 को माइनस करोगे ना, आप क्या करोगे, ए बी, सॉरी एक सेकेंड, 1 सेकेंड, अब देखो BC आपने निकालनी, पहले हमने BC को लिखा तो BC क्या होगी बेटा, x2 माइनस x1, इसमें से इसको माइनस करना है। वहीं आप लोगों से बोली जाए BC हो गया, अब AC की बात की जाए तो बेटा AC क्या होगी, सर y1 में से y1 में से y2 को माइनस कर दो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर यहां पर हमने y1 में से किया है, वहां हमने x1 x2 में से किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आपने इसमें से इसमें कर दो चाहे इसमें से इसमें कर दो। क्यों, क्योंकि उसका रीजन अभी आगे देखोगे, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, अब आपसे पूछी जाए कि ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर क्या, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू, हमने क्या किया भाई, ए सी कितना है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस जिस क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, ए बी निकालने के लिए आप लोग इस पाइथागोरस को लगा के आपने क्या अंडर रूट लगाया। अब अंडर रूट में आपने क्या किया, y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर कर दिया और इसको x2 माइनस का x1। अब देखो ये क्या होता है, इसको हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। आई होप डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर होगा, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर है कुछ इस तरीके से। अब देखो इसमें आप लोगों ने देखा कि जब आप लोगों ने y1 माइनस y2 देखा और दूसरी साइड x2 माइनस
y1 माइनस y2 देखा, x2 माइनस x1 देखा। इससे आप लोगों को एक छोटा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर इसमें से इस डिस्टेंस को माइनस किया था तो ये क्या है, x2 माइनस का x1 है, और ये वाली क्या है, y1 माइनस का y2 है। कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलती है। लेकिन आपको यहां देखने के बाद कंफ्यूजन, सर ये कैसा फॉर्मूला हमारे लिए बन रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला। हम लोग तो कुछ ऐसे पढ़े हैं बेटा, कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, तो वो कैसे पढ़ा होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ना कि आपने x2 माइनस x1 किया है कि x1 माइनस x2 किया है, क्योंकि ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर। चाहे माइनस का आएगा अंदर तब पॉजिटिव हो जाएगा, चाहे पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव है ही, उसमें कोई फर्क आप लोगों को नहीं पड़ता। सेम एज इट इज यहां भी वही देखोगे तो यहां भी डिट्टो वही है कि आप y2 माइनस का y1 का स्क्वायर, चाहे y1 माइनस y2 गिर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को, सभी को पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखो, अब इससे आप लोग कहोगे सर कोई क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है क्या, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन आप लोग जब काइनेमेटिक पढ़ते हो कि कोई पॉइंट, कोई बॉडी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करती है, तो आप कैसे निकालोगे सर, उसको दिक्कत आती है। सर हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ रखा है। जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था तो आप लोग देखोगे कि सर हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, कोई बॉडी इधर गई, फिर हमने देखा कि वो पहले हमारी ऐसे जाती है फिर ऐसे जा देती है, फिर इसके बाद में हम क्या करते हैं सर, यहां से यहां तक का लेते हैं कि कोई ए से बी गया, बी से सी गया। अब हम ये डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस निकालने के पास हमारे पास मेथड नहीं होता। मान लीजिए 4 है, यहाँ पर ये 3 है, तो आप क्या कर देते हो, इसको 4 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर, एंड दिस इज द मान लीजिए AC का स्क्वायर। AC कितना आ गया बेटा आपका, आप निकाल देते हो, AC जो निकल कर आता है आपका 5 निकल के आता है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आप लोग निकालते हो तो बहुत सारी हेल्प करेगा ये डिस्टेंस फॉर्मूला, आप लोगों को काफी जगह पर हेल्प करने वाला है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ये आप लोगों को हेल्प करेगा। आई होप आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा यहाँ पर। देन एक काम करते हैं, हम लोग ये क्वेश्चन लेते हैं, आपसे कहते हैं, सारे बच्चे जवाब देंगे, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्या, 2 पॉइंट्स, हमें 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, और वो पॉइंट कुछ इस तरीके से दे रखे हैं, 1,5 एंड सेकंड दे रखा है 2,-2। अब आप लोगों को ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं इनके बीच में डिस्टेंस निकालनी है। सारे बच्चे जवाब दे दो भाई, सारे बच्चे जवाब दे दो एक बार। ठीक है बेटा, अरित्र सेशन स्टार्टिंग से देखो, आपके क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा, बट कोई बात नहीं, मैं अभी आपको जवाब दे देता हूं। सर आपने बोला कि √15, वेरी गुड भाई, √50 वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो आपने क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको बताया, आपको याद नहीं रखना। आप क्या करोगे, आपने क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर दो। सर 2 में से -1 किया, 2 में से -1 किया, x में से वाले कर दिया माइनस, इधर -2 है, -2 -5 हमने कुछ इस तरीके से कर दिया। सर ये जो है क्या बनता है हमारे लिए, 1 का स्क्वायर होगा, इधर क्या होगा, -7 का स्क्वायर है, इससे हमारा क्या बना, 1 + 49, और दैट इज √50। सर जी इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, √50 है। क्या है, इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, √50 है। आई होप ये वाला पॉइंट सबको क्लियर। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे, सर आपने ही तो बोला था कि चाहे x2 माइनस का x1 कर दो, चाहे x1 माइनस का x2 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूं, इस वाले को तो 2 कंसीडर करेंगे, इस माने में से ये -1 कर देते हैं। भाई y में से x माइनस नहीं करना, और ना ही x में से y माइनस करना। x में से x ही तो माइनस करोगे। मैं एक बात बताओ, मैं ऐसे मूव करता हूं और नीचे किसी सरफेस पर मूव करता हूं, तो सरफेस पर, और एक मैं दीवार पे, मान लीजिए जो है सर दीवार, मैं क्या चढ़ूं, चींटी को ही दीवार पे चढ़ती है,
है ना, वॉल पर जब चढ़ती है। तो अब देखो सोचिए, तो जो वॉल पर जो डिस्टेंस कवर करी है उसमें से ही तो उसको माइनस करोगे। अब आप इसमें से इसको तो माइनस नहीं करोगे ना। तो इसी तरीके से है, आप x में से x की वैल्यू को माइनस, x के x में से माइनस कीजिए, y में से y का माइनस करिए। बड़ा सिंपल है, ठीक है। आई होप आप लोगों को जवाब मिला। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर नहीं, हम एक काम करते हैं, आपने जो बताया था अभी कि किसी में से कुछ भी माइनस कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो करके देख लो ना क्या फर्क पड़ता है ना। करके देख लेते हैं एक बार। कैसे? हमने देखा कि पहले हमने क्या माइनस किया था। पहले भाई देखो इसको माइनस कर देते, पता चला कि इसको उठा देते हैं। बच्चे बोले नहीं सर आपने तो कुछ और ही बता दिया। चलो ठीक है, इधर देखो हमने क्या किया, डिस्टेंस बतानी है आपको। क्या बताना है? डिस्टेंस बताना है। तो यहां हमने क्या 2 में से -1 किया। हम क्या करते हैं, एक बार 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं और प्लस लगाया। उधर हमने क्या किया, -2 -5 किया। हम एक काम करते हैं 5 माइनस का 2 कर देते हैं। देन 5 -2 लगाओगे तो 5 -2 लगाने के बाद आपको एक पॉइंट दिख रहा है ना, माइनस माइनस पॉजिटिव कर देगा। क्या कर देगा? माइनस माइनस पॉजिटिव कर देगा। क्या करेगा? माइनस माइनस पॉजिटिव कर देगा। कुछ इस तरीके से। ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया बेटा? 7 का स्क्वायर हो गया, दैट इज √50। वैल्यू सेम आई। अब कई बार होता है कि बच्चे यहां सीख कर जाते हैं, दूसरी जगह पर इन चीजों को एप्लीकेबल करते हैं। तो ऐसा भी मत करिएगा कि यहां की चीजों को दूसरी जगह पर एप्लीकेबल कर दो। डिस्टेंस फॉर्मूला सभी को समझ में आया? डिस्टेंस फॉर्मूला सभी को समझ में आया? यस और नो? ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है हमारा फाइंड डिस्टेंस। ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए करा दिया, आई होप। अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। अब कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप की बात करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं स्लोप। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है, हमने क्या पहले डिस्टेंस फॉर्मूला देखा, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हम लोगों ने देखी। अब हम क्या करते हैं, हम एक स्लोप बनाते हैं। हमने एक स्लोप ये वाला, अब देखो इस पॉइंट पर मैं क्या करता हूं, एक ए बी है, ये मैंने ले लिया कोई पी क्यू, और ये कोई ओ पॉइंट है। क्या है? ये कोई ओ पॉइंट है। अब मैं क्या करता हूं, मैं आपसे पूछता हूं बेटा स्लोप बताइए। तो आप कहोगे सर इसमें एक ओ ए स्लोप है और एक इसमें पी ओ स्लोप है। लेकिन मैंने आपसे पूछा कि बेटा इसमें कौन सा स्लोप ज्यादा है? कौन सा स्लोप ज्यादा है? स्लोप का मतलब ढलान, है ना। कि जैसे सपोज करिए कम ढलान है, तो आप जब इस पर बाइक को लेकर आओगे, तो मान लीजिए किसी हाइट से आपने फ्लाईओवर से बाइक साइकिल से जा रहे हो और मूव नीचे, आपने फ्लाईओवर से साइकिल को छोड़ दिया, बस ऐसे ही उसको चलाना बंद कर दिया, पेडल मारना बंद कर दिया। अब जिस पर ढलान ज्यादा होगा उस पर आप लोग नीचे आते आते आपकी स्पीड क्या है, आपकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी। जितना ज्यादा ढलान होगा उतनी ही आपकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, है ना, उतनी स्पीड आपकी ज्यादा बढ़ जाएगी नीचे आते आते। तो मैं यहां पर उसी पॉइंट को कनेक्ट करता हूं। मैं आपसे पूछता हूं कि भैया एक बात बताओ कि इसमें स्लोप बताओ, स्लोप किसमें कम है किसमें ज्यादा? तो आपको बताओ भाई, बताओ सारे बच्चे जवाब दो, कौन सा स्लोप ज्यादा है इसमें? ओपी है या फिर ओ ए? कौन सा स्लोप ज्यादा? जल्दी 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 भाई जवाब दो। भाई यार देखो यार, आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए, है ना। सारे बच्चे एक बार लाइक कर दो। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब देखो आपने कहा कि सर ओपी जो है वो मेरा स्लोप ज्यादा है। क्या है? ओपी स्लोप ओपी स्लोप ओपी किससे? ओ ए से ज्यादा है। आपने क्या देखा, आपने क्या पॉइंट को कंसीडर किया? अब देखो इस स्लोप के पॉइंट्स को ही हम आगे कंसीडर करते हैं।
लेकिन इन सारे पॉइंट्स को पढ़ने से पहले हम एक काम करते हैं, यहां हमें कोई परपेंडिकुलर राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। तो राइट ट्रायंगल जब देखते हैं तो फिर उसमें आपको पता है एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक हाइपोटेनस होता है। ये तीन चीजें होती हैं। लेकिन इनसे पहले हम लोग कुछ चीजों को और समझते हैं। स्लोप कैसे निकालेंगे, कौन सा स्लोप कम है, कौन सा स्लोप जो है वो ज्यादा है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तक मैं आज आप लोगों को पहुंचाऊंगा। तो देखो भाई, ये सारी चीजों को पढ़ने से पहले हम एक काम करते हैं, हम एक और पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो वो पॉइंट समझते हैं। अब देखो, बचपन में आप लोगों ने कुछ ऑपरेशंस पढ़े होंगे, एक तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। एम आई राइट और रॉन्ग? सारे बच्चों ने पढ़े होंगे ये मैथमेटिकली ऑपरेशन, सारे बच्चों ने पढ़े होंगे। अब देखो आप क्या करते थे, मैंने यहां पर क्या किया, 2 + 3 किया, तो आपके दिमाग में क्या आता है, सर ये ऑपरेशन प्लस का है, इसका मीनिंग एडिशन है। 2 को ऐड कर दीजिए 3 के साथ। क्या कर दीजिए? 2 को ऐड कर दीजिए 3 के साथ। मैंने सीधा सिंपल सा एक काम किया, मैंने यहां पर 5 ये वाला ऑपरेशन लगाया और यहां पर मैंने 3 कर दिया। तो आप कहते सर यहां पर एक मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लगा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यू लिख दीजिए। तो आप कहोगे सर ये 15 हो गया। क्या 15 हो गया? ये ऑपरेशन उसी तरीके से तुम लोगों को सिखाए गए थे जैसे बचपन में आप लोगों ने क्या सीखी होंगी, ABCD। तो बोला सर हम कैसे सीखे थे, पहले कुछ A बनाया गया और हमें उसको फिर ये बताया बेटा ये A है, कुछ इस तरीके से बनता है। क्या दिस इज द A और कुछ इस तरीके से बनता है। हमने B बोला कि सर ये B है, तो इसी तरीके से ये ऑपरेशन सिखाए गए। फिर जब आप लोग हायर क्लासेस में पहुंचे तो आपको एक सर्कल का एरिया बताया गया बेटा। क्या एरिया ऑफ द सर्कल होता है πr²। क्या होता है? πr²। तो ये क्या है, ये चीजें आपके सामने आई एक फंक्शन के रूप में। क्या? फंक्शन के रूप में। और फंक्शन के रूप में किस तरीके से कि मान लीजिए मैं r की वैल्यू 1 ले लूं, 2 लेता हूं, 3 लेता हूं, मैंने एरिया में निकालना है, मैंने r की वैल्यू 1 ले ली, तो ये क्या है, जो एरिया होगा वो मेरा पाई के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? पाई के बराबर होगा। और मैं क्या लगा दूंगा उसमें, यूनिट का स्क्वायर लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? यूनिट स्क्वायर लगा दूंगा। तो ये आपने देखा कि ये फंक्शन थे, ये ऑपरेशन थे, तो ये क्या थे? फंक्शन थे। फंक्शन का मीनिंग क्या होता है वो मैं आगे समझाने वाला हूं। कि जैसे आप लोग देखते हो कि यहां पर मैं r की डिफरेंट वैल्यूज डालता हूं, मेरा एरिया डिफरेंट निकल कर आता है। जैसे मैं रेक्टेंगल के एरिया की बात करूं तो वहां पर आप लोग क्या करते हो, L × B। तो एरिया जो है वो मेरा किस पर, लेंथ पर भी डिपेंड करता है और ब्रेड्थ पर भी डिपेंड करता है। यानी कि L की कोई वैल्यू मैं डालूंगा तब भी एरिया चेंज होगा, V की वैल्यू डालूंगा तब भी मेरा चेंज होगा। लेकिन बेटा एक बात बताओ, यहां इस ऑपरेशन में आपने जस्ट सिंपल देखा 2 + 3 तो 5 ही होना है। क्या होना है? 5 ही होना है। या 5 × 3 लगाया तो 15 ही होना है, कोई चेंज नहीं आना। ये क्या है? एक तरीके से फंक्शन है। आपने फंक्शन क्या है? एरिया सर्कल का πr², r की वैल्यू डिफरेंट डालो, एरिया डिफरेंट निकल के आएगा। क्या? एरिया डिफरेंट निकल के आएगा। पॉइंट समझ में आया भाई आपको? ये वाला पॉइंट समझ में आया? तो एरिया इज द फंक्शन ऑफ रेडियस। तो यहां पर क्या कह सकते हो, एरिया फंक्शन। अब देखो फंक्शन आपको समझाने वाला हूं, फंक्शन क्या? फंक्शन ऑफ रेडियस। क्या? रेडियस। कि रेडियस की डिफरेंट वैल्यू पर एरिया हमारा क्या होता चला जाता है, चेंज होता चला जाता है। अब देखो, अब एरिया के लिए मैं क्या करता हूं, यहां मैं इस पॉइंट को इसको उठाते हैं, फिर हम लोग लिखते हैं। देखो हमने क्या देखा कि जब एरिया मेरा फंक्शन है किसके लिए, ऑफ रेडियस, रेडियस की डिफरेंट वैल्यू के लिए मेरा जो एरिया है वो चेंज हो जाता है। तो अब मैं एरिया को जब मैं फंक्शन लिखता हूं तो यहां पर कुछ इस तरीके से लिख देता हूं, F फॉर द फंक्शन, और उसके ब्रैकेट में मैंने लगा दिया R, कि एरिया जो है फंक्शन ऑफ R है। यानी कि R की डिफरेंट वैल्यूज पर मेरा एरिया चेंज हो जाता है।
क्या मेरा एरिया चेंज हो जाता है। देखो अब मैं फिर दोबारा से उसी पॉइंट पर आऊंगा जो स्लोप वाला है, लेकिन ये क्यों बता रहा हूं उसका पर्पज है, ध्यान से देख लीजिएगा। अगर ये पॉइंट समझ में आ जाएगा तो आपको आगे आने वाली चीजें सारी समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो ये बोलो सर एफ क्यों लिखा, बेटा ये नोटेशन है। क्या है, नोटेशन है। जस्ट आपने बचपन में नहीं पूछी ना सर ए को ए क्यों ऐसे क्यों बनाते हैं, इसको ए को ऐसे क्यों नहीं बना देते, सर बी को जो हम लोग बनाते हैं उसको बी को ऐसे क्यों नहीं कर देते, है ना, कुछ भी क्यों नहीं लिखते। तो ऐसे ही ये फंक्शन का नोटेशन है। तो फंक्शन की जगह पर आप लोग एफ की जगह पर जी ले सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, नोटेशन है भाई वो नोटेशन, कि इस आर की वैल्यू के लिए एरिया चेंज होगा। एरिया इज द फंक्शन ऑफ आर। आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में कुछ ऑपरेशंस और आए, है ना, कुछ फंक्शंस और, जैसे कि कुछ फंक्शन आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। क्या आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो देखो फंक्शन क्या होता है वो तो मैंने अभी आपको जैसे समझाता हूं, फंक्शंस पे समझ लेते हैं। अभी हम थोड़ा सा पॉइंट हम फंक्शंस पे रख लेते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन। तो फंक्शन क्या है कि हमारे पास टू वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं, टू वेरिएबल्स होते हैं। जैसे सपोज करिए मेरे पास y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें आप क्या करोगे, मैं यहां पर बेटा x की जगह पर 1 रख दूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2 आएगा। यदि मैं y की अब x की जगह पर मैं क्या कर दूं बेटा, यहां पर 2 प्लेस कर दूं तो इट इज द 2 का स्क्वायर प्लस का 1, y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। यानी मैंने यहां पर x की वैल्यू में केवल एक का चेंज किया, लेकिन यहां पर तो बड़ा चेंज दिख रहा है। यानी कि टू वेरिएबल्स होते हैं, जब दो वेरिएबल होते हैं तो उनके बीच में रिलेशन होता है। क्या होता है, रिलेशन होता है। यानी एक को चेंज करें दूसरा अपने आप चेंज हो जाएगा। क्या है, एक को चेंज करें दूसरा अपने आप चेंज हो जाएगा। आई होप आप लोग फंक्शन को समझ पाए। फंक्शन इज द रूल ऑफ रिलेशनशिप। क्या है, रिलेशनशिप बताता है, किसमें, टू वेरिएबल्स में रिलेशन बताता है, in which one is assumed to be depend and other their independent variable। यानी कि x की वैल्यू कुछ भी डालूंगा y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, y की वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली चेंज होकर आएगी। आप लोग जो है अपने मैथमेटिक्स में क्या पढ़ते हो, लीनियर इक्वेशन पढ़ते होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते होंगे, हाँ या ना। थोड़ा सा इसको रेस करते हैं और फिर समझते हैं उस पॉइंट को। अब देखो भाई थोड़ा सा समझिएगा, सारे पॉइंट्स को समराइज करिएगा। अब आधे से बच्चों को मुझे पता है कुछ का तो समझ में नहीं आ रहा, सर समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है ना भैया। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, थोड़ी सी आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप लोगों को आपका फ्लो बन जाएगा तब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। जैसे आप लोग पढ़ते हो मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशन, मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा तो इसको आप लोग क्या बोलते हो सर, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ऐसे ही बोलते हो ना, इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हो। जब लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रेट लाइन निकल कर आता है। क्या निकल के आता है, एक स्ट्रेट लाइन निकल कर आता है, जिस पर आगे हमारा टॉपिक चलेगा। यदि y इक्वल्स टू आपने कहा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, क्या कुछ इस तरीके से हमने कंसीडर किया, क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9, जो भी आप लोग लिखना चाहो सर, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब एक बात बताइए, अब यहां मैं x की वैल्यू चेंज करूं y की वैल्यू चेंज होगी, यहां भी x की वैल्यू चेंज करूं y की वैल्यू चेंज होगी। यानी कि इस तरीके से जब मैं देखूंगा तो वेरिएबल ये क्या है, यही है हमारे फंक्शन, कि x की वैल्यू पर y की वैल्यू डिपेंड कर रही है। किस पर, x की वैल्यू पर y की वैल्यू डिपेंड कर रही है।
इज इट क्लियर? तो ये सारे फंक्शन है, तो ये हम लोग फंक्शंस मैथमेटिक्स में देखते हैं, किसमें? मैथमेटिक्स में देखते हैं। तो x क्या है यहां पर, हम लोग एक कोशिश करें इसको और थोड़ा समझने की। तो यहां आप लोग देखोगे सर जो x है ना, वो x मेरा क्या है? इनपुट है। क्या है? इनपुट है। मैं कुछ भी इनपुट करता हूं। y क्या है? मेरा आउटपुट है। मैं x की वैल्यू कुछ डालता हूं, y की वैल्यू मेरी निकल कर आती है। क्या आती है? y की वैल्यू मेरा निकल कर आता है कुछ ना कुछ। जैसे कि समझिए मैं इसमें मैं लेकर चलता हूं y इक्वल टू, मैंने x इक्वल टू 1 पुट किया तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस का 2, इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई? दिस। मैं x की जगह पर मैं 2 ले लेता हूं तो मेरा y क्या निकल कर आता है? 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1, इट इज 7। तो 7 क्या है? मेरा आउटपुट है। मैंने इनपुट क्या डाला? x की वैल्यू 2 डाली, x की वैल्यू 1 डाली, मेरा y क्या निकल कर आया? 5 निकल कर आया। ये क्या है? मेरा आउटपुट। आउटपुट कौन सा? जो y की वैल्यू निकल कर आई है। ध्यान रखिए फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज व्हाट। अब आपको समझ में आया होगा कि हमने वो फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्यों लिखा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्यों लिखा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हुआ पॉइंट? सर अब आप फाउंडेशन पे नहीं हो, बट फाउंडेशन भाई, फाउंडेशन पे क्यों नहीं? फाउंडेशन पे भी तो चल रही है मेरी क्लासेस, एवरीडे क्लासेस चल रही है भाई फाउंडेशन पे। कौन पूछ रहे हैं? संजय भाई मेरी क्लास चल तो रही, फाउंडेशन पे भी चल रही है यार, ठीक है। लेकिन अभी मैं कोटा से लाइव हूं, मेरी क्लासेस कोटा से लाइव हो रही हैं। 8 होगा बेटा 3, अच्छा यहां हमने 1 लिख लिया ना, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको 2 कर दो और इसको यहां पर 8 कर दो। हाँ चलो वेरी गुड, समझ में आ रहा है? सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? अब जितने बच्चे समझ रहे हैं ना, अरे भाई यार तुम पढ़ रहे हो यार, कम से कम लाइक तो करो, लाइक करो, लाइक करो, जल्दी करो यार, लाइक तो बनता है ना, लाइक तो करो भाई, सारे बच्चे लाइक करो एक बार। चलो अब देखो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। अब हम लोग देखो फंक्शंस में जाते हैं सारे। अब देखो फंक्शंस में हम लोग चलते हैं। किसी को इसमें कोई पॉइंट तो ऐसा नहीं जो नोट नहीं किया हो? चलिए इसके बाद हम लोग मूव करते हैं हम एक मिनट रुकिएगा। अब देखो हम लोग क्या जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे जाते हैं। किस पे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर मूव करने से पहले हम एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं कुछ इस तरीके से। अब मानकर चलिए ये 90 है यहां पर परपेंडिकुलर। अब इसमें आपने इस वाले एंगल को मानकर चलिए थीटा ले लिया। क्या लिया? थीटा ले लिया। आपने इसको क्या ले लिया? थीटा ले लिया। अब थीटा लेने के बाद ये मेरा क्या, देखो ये इसके सामने वाला क्या हो गया? इसके सामने वाले को आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलोगे सर? हाइपोटेनस, इसको हम बोलेंगे बेस। एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? इतना पॉइंट समझ में आया? अब देखो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं जिसमें हम बात करते हैं साइन थीटा। क्या? साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है वो समझने की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। देखो इस पर आप लोगों की नेक्स्ट क्लास होने वाली है थोड़ी डिटेल में, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। और इसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से एक स्लोप वाला कॉन्सेप्ट मेरे को पिक करना है, इसलिए मैं इसको लेकर चल रहा हूं। तो साइन थीटा क्या है? पर अब देखो साइन थीटा किस में रिलेशन बताता है? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इन दोनों का रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। वहीं हम बात करें cos थीटा, सेकंड होता है, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये किस में बताएगा? आपको बताता सर बेस अपॉन हाइपोटेनस। वहीं तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है टेन थीटा। क्या? टेन थीटा। ये किस में बताएगा? सर ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस में बताता है।
किसमें बताता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस में बताता है। देखो मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं उसको आपको भी समझ में आ जाएगा 1 मिनट में, है ना। ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। 1 2 एंड दिस इज द 3। तो ये 3 तो है ही, लेकिन इसके बाद में क्या होता है, हमारे पास कुछ और भी है। कौन से? इसका आप लोग देखोगे फोर्थ होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, मतलब इसका उल्टा कर दीजिए, उल्टा। ठीक है, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। वहीं हम लोग सेक की बात करें तो सेक क्या होता है, इसका रिवर्स कर दीजिए, सेक थीटा इक्वल्स टू एच अपॉन बी। वहीं हम लोग साइन की बात करें तो दिस इज द, यहां पर रेसिप्रोकल इसका कोसेक थीटा होता है, इसका उल्टा कर दीजिए एच अपॉन पी। तो ये इसके अपोजिट रेसिप्रोकल इनका करते हो। लेकिन भाई अभी हम लोगों ने पीछे एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जो ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट्स, याद होगा, हमने इसको ए लिया था, ए पॉइंट था, ये हमारा बी पॉइंट था, ये हमारे पास सी पॉइंट था। हमने पाइथागोरस लगाई थी, हमने क्या लगाई थी, पाइथागोरस लगाई थी। अब पाइथागोरस में भी आपको याद होगा कि ये डिस्टेंस हमने निकाला था और एक ये डिस्टेंस निकाला था, ये पॉइंट दोनों निकाले थे ना, है ना, यही तो निकाले थे। अब इसमें से एक में हमने देखा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो निकलकर डिस्टेंस किसकी आई थी, ए बी की निकल कर आई थी, किसकी, ए बी की निकल कर आई थी। तो इसी तरीके से यहां पर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। भाई देखो इन दोनों का यूज किया हमने, किसका, परपेंडिकुलर और बेस का, किसका, परपेंडिकुलर और बेस का यूज किया। वैल्यू किसकी निकल कर आई थी डिस्टेंस फॉर्मूला में, ए बी की निकल कर आई थी। यस और नो, हाइपोटेनस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। क्लियर है? इतना समझ में आया कि नहीं आया भाई, जल्दी बता दो। अगर समझ में आ गया तो बता दो, नहीं तो फिर आगे मूव करते ही करते, नहीं करेंगे तो फिर समझाएंगे। ठीक है, चलो इतना क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया वो बता दो। देखो भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जैसे जो हमने लिखा ट्रिग्नोमेट्रिक, एक तो साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। अब थीटा जो मैंने लिखा है ना, एंगल थीटा, थीटा थीटा मेंशन कर दिया। अब थीटा के सामने जो होता है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और इसके सामने हाइपोटेनस, और जिस पर ये थीटा बना होता है उसको बेस कहते हैं। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। और थीटा क्या है, इसको हम लोग नोटिस एंगल वाला जो पॉइंट लेकर चल रहे हैं। अब देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, देखो इसमें क्या है, आप लोग कुछ इस तरीके से भी याद रख सकते हो, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस, है ना। अब देखो इसमें बहुत सारे लोग ना अपना अपना शॉर्टकट बना लेते हैं, अपना गाना बना लेते हैं, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। इन दोनों का जो रेशियो है उसको हमने साइन बोला, इन दोनों का हमने जो रेशियो उसको कॉस बोला, इसको हमने क्या बोल दिया, परपेंडिकुलर अपॉन को टेन थीटा बोल दिया। क्या बोल दिया, टेन थीटा बोला। लेकिन टेन थीटा बोलने के बाद मैंने काम कर दिया भाई, जो आपको पता भी नहीं चला, मैंने इसको बॉक्स में बंद कर दिया है। अब इसको बॉक्स में बंद करने का भी एक अपना पर्टिकुलर रीजन है। क्या है, इसको बॉक्स में बंद करने का एक पर्टिकुलर रीजन है। ठीक, चलिए अब देखो हम क्या है, अब बोले सर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। देखो एक काम करते हैं, समझिए, मेरे पास में परपेंडिकुलर है और मेरे पास में हाइपोटेनस है, मेरे पास परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस है, और मैं आपसे बोलूं बेटा एंगल बता दो, बेटा थीटा बता दो, क्या थीटा बता दो, तो आप कहोगे सर मेरे पास में ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अगर मेरे को पता है तो ये इक्वल होता है साइन थीटा के। किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है, तो मेरे को थीटा पता चल जाएगा। यानी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कर दूं तो मेरे पास में साइन थीटा लगा दूंगा तो मेरे पास में थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब कैसे आएगी वो मैं आगे क्लासेस में बताने वाला हूं। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं कि बेटा आपके पास में ना बेस है और उसके साथ परपेंडिकुलर है, बेस है और परपेंडिकुलर है, तो आप कहोगे सर परपेंडिकुलर और बेस, इसमें हम टेन थीटा लगा दें, क्या लगा दें, हम टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दें कुछ इस तरीके से, तो थीटा की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। क्या, थीटा की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं।
यस और नो, समझ में आया पॉइंट? तो इसीलिए वी आर डूइंग इट। तो देन इससे हमें क्या कंक्लूजन निकलता है वो थोड़ा सा समझना बेटा। अब जो हमें, अब देखो हमें तो निकालना है कंक्लूजन। तो अब हमने फंक्शन, हमने बोला कि ये फंक्शन है, तो फंक्शन क्या कहता है कि इनपुट डालो आउटपुट निकल कर आए। क्या निकल कर आए? आउटपुट निकल कर आए। तो आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, इन दोनों में से किन्हीं कोई भी टू वैल्यूज डाल दीजिए, या तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस डाल दो, हाइपोटेनस बेस डाल दो, बेस परपेंडिकुलर डाल दो, कुछ भी डाल दो, हमारे पास में आउटपुट निकल कर आ जाएगा, थीटा थीटा की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो ये हमारे काम की बात थी। क्या ये हमारे काम की बात थी कि इनपुट हम लोग क्या डालेंगे? परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस डालेंगे और उससे हमारा थीटा निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब चलो, अब तो समझ में आया होगा यार, अब तो समझ में आया होगा। नहीं आया समझ में किसी को तो पूछ लो यार। ठीक है, अब देखो फिर हम मूव करते हैं, फिर से हम वही स्लोप पे वापस आते हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ना, हम पढ़ चुके हैं। अभी जो पढ़ा है उसी को हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। अब देखो मैं क्या करता हूं, एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ऐसे बेस बना लेता हूं। मैंने क्या किया, एक ये वाला हाइट बनाया और उसी के ऊपर मैंने एक और हाइट एक सुंदर सी लाइन बनाएंगे, सुंदर एकदम बढ़िया। तो मैंने यहां पर एक बेस बनाया, इस पर मैंने क्या किया, मैंने एक ये मानकर चला दिस इज द ए, दिस इज द बी। मैंने ए लिया, ये बी लिया। अब इस पॉइंट को मैंने बोला ओ। अब मैं आपसे कहता हूं कि सर इसके लिए हम एक काम करते हैं, ये एक स्लोप है, ओ ए एक स्लोप है। क्या है? ओ ए एक स्लोप है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर, ये तो हम कब से कह रहे हैं स्लोप है ये वाला। अब मैं एक और लाइन इस जगह पर ड्रॉ करता हूं, मैं इसी बेस पर एक दूसरी लाइन कर रहा हूं, मतलब इतनी तो है ही, इसके ऊपर एक और ऐसे खींच देता हूं। क्या? और ऊपर बढ़ा दिया मैंने, ए पॉइंट की जगह पर एक और पॉइंट, मतलब ऊपर ले लिया हल्का सा उसको। क्या ले लिया? ऊपर ले लिया मैंने हल्का सा उसको। एक सेकेंड यार, अब मैंने उसको ऊपर ले लिया। अब ये मानकर चलिए कि मैंने ये पी पॉइंट लिया। क्या लिया? मैंने पी पॉइंट लिया। अब इसको मैंने क्या कर दिया, कुछ इस तरीके से मिला। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा ओ ए स्लोप ज्यादा है या ओपी स्लोप ज्यादा है? ओ ए स्लोप ज्यादा है या ओपी स्लोप ज्यादा है? तो आप कहोगे सर आई थिंक सो ओपी ज्यादा है। बट क्यों? इसको प्रूफ करिए। क्या? इसको प्रूफ करिए। तो बेटा यहां पर एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, यहां पर पॉइंट, जब भी हमारा बेस सेम होता है, क्या होता है क्या? जब भी हमारा क्या होता है, बेस सेम होता है, तो उसमें जिसका परपेंडिकुलर ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा होता है। तो ध्यान से सुनिए, बेस सेम होता है, बेस जिसका सेम है, तो जिसका परपेंडिकुलर, अब देखो ये कॉन्सेप्ट कब लगेगा, ध्यान से सुन लो, बेस सेम होगा तभी लगेगा ये कॉन्सेप्ट, बेस सेम नहीं होगा तो नहीं लगेगा। क्यों? देखो अब हमने क्या कहा, अभी हमने कहा कि स्लोप जो है उसका ही ज्यादा होगा जिसका परपेंडिकुलर बड़ा। बेस सेम तो जिसका परपेंडिकुलर बड़ा उसका स्लोप ज्यादा। तो हम कहते हैं कि स्लोप जो है वो ओपी बड़ा है, किससे? स्लोप ओ ए से। किससे? ओ ए से बड़ा है। क्या है? ओ ए से बड़ा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस और नो, हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई। अब मैं मानकर चलिए, मैं क्या करता हूं, यहां पर एंगल कंसीडर कर लेता हूं। मैंने इसको एंगल बोला, इसको एंगल मैंने बोला इस एंगल को मैंने बोल दिया अल्फा, और इस वाले एंगल को मैंने बोल दिया बीटा। एक को एंगल अल्फा, एक को मैंने बोला बीटा। क्या बोला? एक को एंगल अल्फा बोला और एक को मैंने बीटा बोल दिया, यानी कि ओ ए जो है वो अल्फा बना रहा है, ओपी जो है वो बीटा बना रहा है। अब एक पॉइंट ध्यान से सुनिए बेटा, जब मेरे पास बेस सेम है और परपेंडिकुलर मेरे पास है, तो बेटा बेस और परपेंडिकुलर का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कौन सा है? अभी अभी सिखाया मैंने, अभी अभी सिखाया। कौन सा है ट्रिग्नोमेट्रिकल?
सर आप कहते अभी पीछे देख लें, हाँ देख लो भाई, क्या दिक्कत है। टेन थीटा को इसीलिए तो मार्क किया था, इसीलिए मार्क किया था कि टेन थीटा परपेंडिकुलर और बेस का है। क्या है? परपेंडिकुलर और बेस का। इससे हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप कौन सा बड़ा? सर जी स्लोप को हम क्या लिख सकते हैं? टेन ओपी, ओपी की बात कर लें तो टेन बीटा किससे बड़ा है? टेन 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 अल्फा से बड़ा है। ठीक है, अब टेन बीटा को कैसे लिखोगे बेटा? टेन बीटा को हम लोग टेन बीटा को कैसे लिखोगे सर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो ए ओ बी में परपेंडिकुलर क्या है बेटा? ए बी, टेन बीटा में। ठीक है, एंड वहीं हम बात करें बेस क्या है सर? बेस जो है वो ओ बी है। क्या है? इट इज ओ बी। और ये हमारा ग्रेटर का साइन लग ही रहा है। टेन अल्फा की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? टेन ये वाला पी बी पी बी पी बी पी बी पी बी अपॉन ओ बी। अब बेटा ओ बी से ओ बी कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है ना सभी को? यस और नो जल्दी बता दो। ओ बी से ओ बी कैंसिल हो गया ना, तो इससे क्या प्रूफ होता है सर? जिस कुछ गलत लिख लिए, हाँ भैया लिख लिए गलत, कोई बात नहीं, इनको हटा दो। हमने बीटा वाला कॉन्सेप्ट हमने उल्टा लिख लिया। हमने देखो बीटा को क्या लिख सकते हैं? पी बी। क्या लिख सकते हैं? पी बी। और इसको के अल्फा वाले को क्या लिखेंगे? ए बी। क्या ये एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं? हाँ सर कैंसिल हो रहे हैं। लगाओ ना फिर, पी बी ग्रेटर ए बी। तो याद रखिए ये बात हमारी प्रूफ हो गई ना। जब हमारा बेस सेम होता है और बेस सेम होने के बाद में हमसे पूछा जाए कि दो अलग अलग स्लोप दे रखे और बताइए कौन सा स्लोप ज्यादा कौन सा स्लोप कम, तो आप आराम से कह सकते हो सर जिसका परपेंडिकुलर बड़ा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुआ सभी को? जल्दी बता दो यार, जल्दी बताओ। इसलिए हमारे पॉइंट याद रखिएगा, इस जगह पर हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? स्लोप। स्लोप क्यों? स्लोप को हम लोग टेन थीटा कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसलिए आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब किसी को समझ में नहीं आया तो भाई पूछ लो, जल्दी से पूछ लो, फिर आगे मूव करेंगे, फास्टली मूव करेंगे। अब देखो स्लोप हम ये पॉइंट समझ चुके हैं, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं। स्लोप विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट। अब देखो सेम वही काम करते हैं, कोऑर्डिनेट बनाते हैं। हमने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन लिया जिसमें हम लोग x ले लिए, ये कोमा y लिया, x कोमा y लिया। अब हम क्या करते हैं? एक पॉइंट हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। क्या करते हैं? एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब हमसे आपसे पूछते हैं बेटा इसका स्लोप बताओ। क्या? इसका स्लोप बताओ। तो सर आप बोलोगे सर इस लाइन का स्लोप जो है वो ये थीटा है। क्या है? ये थीटा है। तो इस थीटा के लिए मेरे पास में पॉइंट मान लीजिए मैंने मार्क किया, इस पॉइंट के मार्क कोऑर्डिनेट जो है वो x, y1 है, और इसमें एक दूसरा पॉइंट लिया मैंने, दिस इज द x2, y2 है। क्या है? x2, y2 है। क्या है? x2, y2 है। ये कोई भी पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया। तो अभी अभी मैंने आपको समझाया था ये वाला पॉइंट बेटा, मैं लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लूं और इस लाइन को मैं कुछ इस तरीके से आपके लिए मिला दूं, बना सकता हूं ना? हाँ या ना? यस और नो? बना सकता हूं ना? इज इट क्लियर? भाई जितने बच्चे लाइक है ना, सॉरी जितने बच्चे लाइक हुए हैं सारे लाइक कर दो यार। लाइक तो ठोक दो, लाइक ठोको जल्दी भाई। अच्छा लगता है भाई यार, आप लोगों के लाइक से हम लोगों का थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और एनर्जेटिक हो जाएंगे, ठीक है ना? अदरवाइज हम बोल रहे हैं, हम ही बोलते रहेंगे। एक सेकेंड। अब देखिए, अब एक बात समझ सकते हो,
कि ये जब थीटा है तो एक ट्रांसवर्स लाइन आप खींचते थे, ये भी थीटा होगी, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा बेटा। ये x,y1 है, ये y2 सॉरी x2,y2 है, x1,y1 और ये x2,y2 है। तो मैं इसके आपसे पॉइंट के इस पॉइंट पर मैं पूछना चाहूं बेटा, तो आप जवाब दे सकते हो ना कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे सर क्या कि x2 ये क्या है, कौन सी जगह है सर, इसको हम लोग x2 लिख सकते हैं, और इसको हम क्या y पर क्या लिख सकते हैं सर, इसको हम लोग y1 लिख सकते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दो मेरे को यार, अगर कंफ्यूजन है तो मेरे को बता दो, यस और नो। अभी मैंने कहा स्लोप को हम थीटा लिखते हैं, और अब आगे से समझ लो थीटा स्लोप को हम लोग एम भी लिख सकते हैं, थीटा भी टेन थीटा भी लिख सकते हैं, सॉरी टेन थीटा स्लोप। अब आपको बहुत अच्छे से पता है, क्या पता है सर, हमारा जो टेन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इस थीटा के सामने वाला क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है। तो अब बात बताइए मेरे को कि ये वाली डिस्टेंस आप बता सकते हो और ये वाली डिस्टेंस आप बता सकते हो। आप लोगों से पूछी जाए ये जो है y2 है, तो ये y2 माइनस का y1 होगी, क्यों, क्योंकि ये y2 है और ये क्या है बेटा, y1 है। वहीं ये क्या है आप लोगों के लिए x2 है, और ये वाली क्या है, दिस इज द x1 है। अब आपसे पूछी जाए सर इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको आप x2 माइनस x1 लिख सकते हैं। तो देन आपसे परपेंडिकुलर क्या लिख सकते हो बेटा, परपेंडिकुलर ये वाली डिस्टेंस है, क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है m, परपेंडिकुलर क्या है y2 माइनस का y1 है, क्या है y2 माइनस का y1 है। वहीं आप लोगों से बेस की बात की जाए तो x2 माइनस का x1 है, क्या है, x2 माइनस का x1 है। तो अब आपसे आगे से ध्यान रखिए, जब भी आप लोगों को स्लोप निकालना हो किससे, कोऑर्डिनेट से, तो आप लोग कैसे निकालोगे, y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1। तो नोट करो भाई, फटाफट से आगे मूव करेंगे। अब मैं इसी पॉइंट पर आप लोगों से कहता हूं कि बेटा एक स्लोप फाइंड करिए, स्लोप फाइंड करो लाइन पासिंग थ्रू, इन जो एक लाइन है और वो इन कोऑर्डिनेट से मूव कर रही है, क्या कर रही है, इनसे मूव करते हुए मतलब इनसे जा रही है, पास लाइन जो है वो इससे पास हो रही है, और उसका स्लोप बताओ। तो आप लोग क्या बोलोगे सर, इसको हम लोग x1, y1 लिख सकते हैं, इसको सर x2, y2 लिख सकते हैं। अब हमारे पास में बड़ा सिंपल सा मेथड होता है, कौन सा, स्लोप निकालना है, जिसको हम लोग m लिख रहे हैं, अभी आपने बताया, और इसको हमने अभी सीखा है y2 माइनस y1 x2 माइनस का x1। देन m इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, अब आप कहोगे सर y2 कितना है, माइनस का 3 है, और ये माइनस का 4 है, ये 2 है, ये माइनस का 1 है, तो इट मीन माइनस का 7। ओहो निकल क्या आ गया, क्या निकला, स्लोप माइनस का 7। सर जी ये कैसा स्लोप है, ये कैसा स्लोप है, आगे समझ में आएगा, आगे समझ में आएगा, चिंता काहे कर रहे हो भाई। तो आप प्रैक्टिस सेशन कब होगा भाई, यार अभी तो पढ़ना चालू किया है, प्रैक्टिस तो तुम लोगों को करा ही देंगे यार, पहले ऐसे क्वेश्चन कर लो, है ना, अभी तो शुरुआत है, अभी क्या है। चलिए अब फटाफट से मूव करते हैं, और हमारे पास उतना समय है कि हम चलो भाई 10-5 मिनट एक्स्ट्रा आप लोगों की क्लास चलेगी। ऑलमोस्ट हम आज की क्लास को ऑलमोस्ट 7 बजे तक कोशिश करेंगे, 7 बजे तक आप लोगों का टॉपिक खत्म कराएं। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन पर हम खत्म करेंगे आज के सेशन को। अब देखो इक्वेशन, आपको टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन एट लीस्ट 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड, याद रखिए जब भी आप लोगों को एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी हो तो 2 पॉइंट्स आपको चाहिए ही चाहिए। नहीं सर मैं तो एक से बनाऊंगा, भैया एक से बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन ये भी जा सकती है, 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 बहुत सारी रेंज जा सकती है। लेकिन लाइन क्या है, एक पॉइंट चाहिए, दूसरा पॉइंट चाहिए, इन दोनों को मिलाओगे जब लाइन बनेगी। एम आई राइट और रॉन्ग? तो
तो मिनिमम आपको 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जब भी आप लोग कोई भी लाइन ड्रॉ करना चाहते हो। क्या कोई भी लाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो स्ट्रेट लाइन अब हम लोगों को बनानी है, तो इसलिए हमने वो पॉइंट को समझ लिया कि बिना 2 पॉइंट्स के हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। क्या बिना 2 पॉइंट्स के हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। तो एक काम कर लेते हैं, पहले हम 2 पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट लिया ए, ये दूसरा पॉइंट लिया हमने बी। क्या लिया? दूसरा पॉइंट हमने लिया बी। इसके कोऑर्डिनेट हमने ले लिए x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 ले लिए। ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ कर दी इनसे मिलाती हुई, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। इसको आप लोग नीचे की साइड ऐसे भी ला सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमने x एक्सिस लिया है, ये हमने y एक्सिस लिया है, अब ए बी लिया है। अब आप क्या करोगे सर, इससे हम लोगों को एक मान लीजिए हमने क्या करना है, लाइन की इक्वेशंस ड्रॉ करनी है। क्या करनी है? लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करनी है। जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं भाई लाइक शेयर कर दीजिएगा। जितने बच्चे लाइक, और जिनको कुछ भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहे भाई स्टार्टिंग से आप देखिएगा तभी आप लोग सेशन में समझ पाओगे। बेटा लेक्चर जो है वो आप लोगों के कितने होंगे, इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ। देखो एवरी वीक आप लोगों के 3 लेक्चर फिजिक्स के होंगे, 3 लेक्चर आपके बायोलॉजी के होंगे, 3 लेक्चर आप लोगों के केमिस्ट्री के होंगे। यानी पर वीक आप लोगों की 9 क्लासेस होंगी और क्लासेस का ड्यूरेशन 1 आवर 15 मिनट से लेकर 1 आवर 30 मिनट्स तक रहेगा। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, अब देखो हमारे पास लाइन तो ड्रॉ कर ली, लेकिन इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉ करनी है तो हमने काम करते हैं, इसी लाइन में एक रैंडम पॉइंट ले लेते हैं। क्या लेते हैं? एक रैंडम पॉइंट लेते हैं, रैंडम पॉइंट ले लेते हैं। अब रैंडम पॉइंट लिया और इस पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट लिखे x, y। क्या लिखे? x, y, और इसको हमने क्या बोल दिया, ये जो पॉइंट लिया है, ये जो पॉइंट लिया है ये P है। अब एक बात बताओ, एक ही लाइन पर वो रैंडम पॉइंट है, तो मैं आपसे कहूं कि बेटा स्लोप बताइए, स्लोप ए बी, और एक और स्लोप आपको दिखाई दे रहा है स्लोप ए पी। क्या? ए पी। स्लोप ए बी, स्लोप ऐसे लिखिएगा, स्लोप ऑफ। यहां भी एक काम करते हैं, इसको उठाते हैं, सुंदर सा लिखते हैं स्लोप। भाई नोट्स बनाना सीख लीजिएगा, ए बी और ए पी। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहा, सर एक ही लाइन पर है तो स्लोप तो इसका एक ही होगा, ये वाला स्लोप तो सेम ही होगा, स्लोप थोड़ी ना चेंज होगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी तो यही बात कह रहे हैं ना, हम भी तो यही कहना चाहते हैं। समझ लो अब बात को। जब स्लोप मेरा स्लोप जो है वो मेरा कुछ इस तरीके से, बेटा ध्यान एक मिनट दीजिएगा, है ना? ठीक है, अभी यस बोले सर जादू हो गया, जादू, है ना? अरे 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 भाई लो आ गई लाइट यार। चलो अब हम क्या करते हैं, इस बात को हम समझ चुके हैं कि ए बी एक लाइन है, उसी लाइन पर हमने कोई रैंडम पॉइंट लिया है पी। तो स्लोप ए बी का स्लोप देखें तब भी सेम होगा, और ए पी का स्लोप देखें तब भी सेम होगा। ए बी और ए पी दोनों स्लोप एक दूसरे के इक्वल होंगे, और यही हम लोग को हेल्प करेंगे। तो काम करते हैं, ए बी का स्लोप निकालते हैं। तो बेटा आप कहोगे सर y2 माइनस का y1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस का x1। यस और नो लिख सकते हैं ना भाई। अब देखो एपी की बात करें तो इसके लिए आप क्या कहो सर, x y माइनस का y1 कर दो। क्या कर दो? y माइनस का y1 कर दो, और उधर x माइनस का x1 कर दो। ठीक है भाई, कर दिया, कोई बात नहीं। लो ये ना, एक हमने क्या किया, पहले तो हमें ये वाला फंडा तो क्लियर था। अब देखो उसमें से x में से x1 माइनस किया, इधर हमने y में से y1 को माइनस किया।
यही काम किया है ना, इतना तो मैं सिखा चुका हूं। जिनको भी एक बार में थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा तो भाई ट्रैक पर आपको आने के लिए सेशन को दोबारा देखना होगा, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में आप लोगों का एक बार फ्लो बन जाएगा, आप लोगों का लेवल सेट हो जाएगा, तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगी। बोले सर नहीं सर, बायोलॉजी में तो सारी चीजें हमें समझ में आई, सर केमिस्ट्री में सारी चीजें समझ में आई। भैया फिजिक्स है ये, और थोड़ी सी अप लेवल एडवांस फिजिक्स है, आप लोगों के लेवल से ऊपर बढ़ के है, एनसीईआरटी लेवल से ऊपर बढ़कर है, तो यहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सर हमें समझ में नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं भाई, दोबारा सेशन देखो, समझ में आएगा। फिर भी दिक्कत आएगी, हम आपके साथ अवेलेबल हैं, ठीक है। चलो, तो स्लोप हमने कुछ इस तरीके से देखे, स्लोप देख लिए। अब देखो एक बात बताओ यार, सर क्या आपके लेक्चर की सीरीज देखने के लिए 9th-10th का सिलेबस, नहीं 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 भाई, नहीं नहीं नहीं, आपको सिलेबस देखने के लिए कोई 9th-10th का सिलेबस आना जरूरी नहीं है। हम शुरुआत ही कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। लेकिन आप लोगों का थोड़ा सा 9th-10th, देखो पहले तो मेरी बात समझो, थोड़ा सा पॉइंट को समझिएगा कि 9th-10th फाउंडेशन है बेटा, वो अलग चीज। भाई आप एनएससीजीएस तो 9th में ही दोगे ना, एनएससीजीएस या तो आप 8th में दे पाओगे, 9th में दे पाओगे, बहुत कम बच्चे होते हैं जो 10th में भी दे पाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी आप लोगों को, ठीक है ना, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। जितने बच्चे मेरे साथ लाइव हैं यार, एक बार लाइक कर दो, लाइक शेयर जरूर करना है भाई यार, ठीक है ना, जैसे आपके फ्रेंड सर्कल में भी पता चल सके सभी को। वेरी गुड। चलो यार, अब देखो, अभी हम लोग पीछे सीख कर आए ना सर, अभी अभी तो आपने सिखाया था क्या सर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको स्लोप एम लिख सकते हैं ना, तो लिख दो ना यार, क्या दिक्कत है, लिखो ना एम, इसको एम लिख दिया, इसको क्या लिखा, y माइनस का y1 लिख दो, और इसको लिख दो x माइनस का x1 लिख दो। ओहो, बस हो गया काम। हाँ, इसका काम हो गया। अब इसको चलते हैं लेकर नेक्स्ट स्लाइड पर, क्या इसको नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर चलते हैं, लिख लो भाई, स्क्रीनशॉट वगैरह किसी कुछ लेना है तो, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, हमने देखा m इक्वल्स टू एक्स माइनस का x1, ऐसा कुछ था ना, ऐसा कुछ था ना, नहीं 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 नहीं, गलत बोल रहे हो सर, y था ऊपर, y था ना, क्या दिक्कत है, y माइनस का y माइनस का y1 था, और नीचे था x का x1, ऐसे कुछ था सर, ऐसे कुछ था, ठीक है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सर, m x माइनस का x1 और दिस इज द y माइनस का y1। भाई आ गया, बस इतना ही है, आगे 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 आ गया, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई, समझ लो बस। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, दिस इज द mx, इसको आप mx1, इसको y माइनस का y1, बस अरेंजमेंट कर लो, इस y को इधर ले आओ, mx, देखो इस नहीं, ये काम करते हैं थोड़ा सा आपके तरीके से करते हैं, सर क्या कर दिया क्या कर दिया, ये तो हमें समझ में ही नहीं आया। हमें काम करते हैं, इसको हमने लिखा mx, और हमने इसको लिखा mx1, और इसको लिखा y1, और ये लिखा हमने y। अब बेटा इसको लेफ्ट बना दूं, इसको राइट बना दूं, कोई फर्क पड़ता है क्या, इस y1 को इधर लेके आया हूं अभी तक, तो मैं इस y को मैंने यहां लिखा, इसको mx लिख दिया, और इसको mx1 प्लस का y1, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो बस गेम ओवर, इतना ही करना था। y इक्वल्स टू दिस इज द mx, और ये जो आप देख रहे हो ना, इसको हम लिख सकते हैं c। हाँ बोले सर ये क्या है c, ये कोई कांस्टेंट ना, ये c क्या है, c इज द y इंटरसेप्ट, c इज द y इंटरसेप्ट। सर ये कौन सी कहानी निकल कर आ गई, अब ये कौन सी कहानी निकल कर आई है ना, ऐसा कुछ बोल रहे हो,
ऐसा कुछ समझ में नहीं आया? 1 मिनट दो यार। अब देखो, अब आप कहते हो कि सर यही तो स्ट्रेट लाइन है, यानी अब आपसे पूछी जाए y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस का c, व्हाट इज दिस? दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब आप क्या कह सकते हो? नहीं समझ में आया, किसी को कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा भाई। अब देखो भाई, अब देखो, अब m तो आप क्या लिख सकते हो? स्लोप लिख सकते हो, जिसमें हमने रिप्लेस किया था y2 माइनस का y1 से और x2 माइनस का x1 से। ये रिप्लेस किया था कुछ इस तरीके से, ये इक्वेशन ऑफ है। अब c को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं y इंटरसेप्ट। क्या कहते हैं? y इंटरसेप्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? y इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो अब आप कहोगे सर ये y इंटरसेप्ट क्या है, ये कैसी इक्वेशन है, ये आपको याद नहीं? बेटा आपको ये याद नहीं रखनी है, आपको याद ये रखनी है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर स्ट्रेट लाइन से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है क्या? नहीं आता। फिर क्यों पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं भाई, बस समझ लीजिए। चलो तो एक काम करते हैं, अब ये y इंटरसेप्ट क्या है वो थोड़ा सा समझना, बाकी की सारी चीजें हम नेक्स्ट में सीखेंगे। अब देखो y इंटरसेप्ट क्या है वो थोड़ा समझ लो बेटा। जैसे कोई एक लाइन है मेरे पास में, ये कोई कार्टेशियन प्लेन हमने लिया, क्या लिया? कार्टेशियन प्लेन लिया। दिस इज द x, दिस इज द y। ये हमने क्या लिया? x, ये दिस इज द y। अब इसमें इसको कार्टेशियन प्लेन को थोड़ा मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब क्या करता हूं मैं, इस पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। क्या कर देता हूं? लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। क्या कर दी? लाइन ड्रॉ कर दी। मान लीजिए इसमें कोई पॉइंट मेरे पास में A है, ये पॉइंट A है मानकर चलिए, ये पॉइंट मेरे पास में B है, या फिर मैं इस पॉइंट को ना भी कंसीडर करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये y इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ y इंटरसेप्ट? y इंटरसेप्ट का मीनिंग जो है उसको कहते हैं कि ये y एक्सिस पर किस पॉइंट पर लाइन कट कर रही है, यानी कि कटिंग दिस पॉइंट, इस पॉइंट को देखो, कटिंग द y एक्सिस, कटिंग द y एक्सिस, इसको हम लोग क्या कहते हैं? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या कहते हैं? इसको कहते हैं y इंटरसेप्ट। अब लेकिन ये पॉइंट कैसे है मैं उसको समझाऊंगा अभी आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो इसी टॉपिक से कंटिन्यू होगी। और इस पॉइंट पर आप लोग देखोगे, ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर है ना, जिस पॉइंट पर ये कट कर रही है, इसको कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। एक होता है हमारा y इंटरसेप्ट, दूसरा होता है x इंटरसेप्ट। यानी कि a पॉइंट, सॉरी y एक्सिस पर जिस लाइन जो है वो y एक्सिस पर जहां कट करती है उसको कहते हैं y इंटरसेप्ट, और x एक्सिस पर जहां कट करती है उसको कहते हैं x इंटरसेप्ट। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। यदि इसमें कोई आप लोगों को कंफ्यूजन है तो वो पूछ लीजिए, आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो पूछ लीजिए। अब देखो, अब आपसे पूछी जाए एक पॉइंट और हम आपको एक्स्ट्रा बता देते हैं, जिसपे आपको घर से भी मेहनत करनी। भाई नोट्स मेंटेन करिएगा। अगर मैं आपसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछूं तो आप क्या कहोगे? सर इसको हम 0, y लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 0, y लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 0, y। अब 0, y इक्वल्स टू, देखो इक्वेशन क्या सीखी है आपने? mx प्लस c। क्या सीखी? mx प्लस सी। तो अब बेटा एक बात बताओ, यहां पर x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 0, तो y इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड बाई 0, दिस इज द c। तो y इक्वल्स टू क्या आ गया सर जी? c आ गया। क्या आ गया? y इक्वल्स टू c आ गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी ये तो आपने समझा दिया कि y इक्वल्स टू c, यानी कि y इंटरसेप्ट जब भी हमारी x पर वैल्यू 0 होगी तो y इंटरसेप्ट की इक्वल होगा।
चलो ये बात तो समझ में आई, लेकिन हमें ये वाला पॉइंट भी समझाओ। कौन सा वाला पॉइंट समझाओ कि इसको हम कैसे लिखें, इसको आपने सी कैसे लिख दिया। ये आप लोगों का होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इसी पॉइंट से कंटिन्यू करूंगा, इस बुक को एक बार रिवाइज कराऊंगा और इसी के आगे हम लोग अपना सीरीज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज सारी चीजें समझ में आई। अगर जिसको नहीं समझ में आई हो तो यार पूछ लीजिएगा, थोड़ा सा आप लोगों को किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो यार पूछिएगा जरूर, किसी को समझ में नहीं आई हो तो पूछिएगा जरूर। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को सारी चीजें समझ में आई है। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा यार। ठीक है, हाँ तो भाई किसका तुम्हारा नाम जेई शॉर्ट्स, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है ना, कोई पॉइंट ऐसा है जो मिस कर रहा है आपको, जो चीज समझ में नहीं आई है। हेलो शिवेश हेलो 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 भाई शिवेश, क्या ओल्ड स्टूडेंट हो यार। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, जितने बच्चे देख रहे हैं ना सारे बच्चे लाइक जरूर करके जाएंगे ना। ठीक है, और जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है कोई बात नहीं, इट इज ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। आप लोग इसको रिपीट करिएगा, सारी चीजें समझ में आएंगी आपको। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन है तो बता दो भाई, मैं अभी चैट में आपके साथ अवेलेबल हूँ। सर क्लास ड्यूरेशन कितना है भाई? 1 आवर 15 मिनट से लेकर 1 आवर 30 मिनट तक आप लोगों के सेशन रहेंगे एवरीडे। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो भाई, अभी हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। सर इससे IUQM लेवल बन जाएगा, किससे बेटा? IUQM का तो बेटा अलग अलग क्लासेस चल रही है ना। पीजे सर, अजय सर क्लासेस आपकी लेंगे ना IUQM की, तो यहाँ तो सर चैप्टर के नोट्स मिलेंगे भाई। जो मैं लिखा रहा हूँ सब नोट करते जाओ, मैं जो चीज़ आपको लिखा रहा हूँ ना क्लास में डिट्टो वैसे ही नोट्स बनाते जाओ आप लोग। जो चीज़ लिखा रहा हूँ वैसे नोट्स बनाते जाओ। और बताओ, और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? सर पीडीएफ यार, पीडीएफ के लिए आपको हमारे साथ प्लस पर जुड़ना पड़ेगा। सर इससे फुल स्कोर हो जाएगा बेटा? हाँ बिल्कुल होगा, आप पूरा स्कोर कर पाओगे। हमारा पूरा कोशिश रहेगा आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट आपको देना, जिससे कि आपका हाँ बिल्कुल लीव कर सकते हो। आई एम ऑल्सो एंडिंग द सेशन राइट नाउ। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले सेशन में नेक्स्ट डे। कल आप लोगों की केमिस्ट्री क्लास होगी, नेक्स्ट डे बायोलॉजी, एंड फिर उसके बाद सेम जैसे ही, यानी कि TTS में मेरी आपकी क्लास रहेंगी।